आप देख रहे हैं खबरनामा, आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इस खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की करते हैं। दफा 370 और 35 की करती हैं, जिसको लेकर 10 दिसंबर को जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने फैसला सुना ही दिया था, जिसमें 5 अगस्त साल 2019 के फैसले को या साल 2019 के सरकारी फैसले को जायज और बरकरार रखा गया था। वहीं पर उस 5 रुकनी बेंच के खिलाफ या उससे मुतलिक नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर दायर की जा रही है। और ये नजरसानी की दरख्वास्त अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद मुजफ्फर शाह, डॉक्टर हुसैन जो कि JKPM के लीडर हैं, एडवोकेट नजीर रोंगा कश्मीर बार एसोसिएशन, मोहम्मद यूसुफ तारिक हमी जिनका ताल्लुक CPIM से हैं, और मुजफ्फर इकबाल खान नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की है और दायर कर रहे हैं गालिबन। अभी मुकम्मल तौर पर इस हवाले से तफसीलात आने बाकी हैं। हम ताबिश कमाल के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें सुप्रीम कोर्ट से अपडेट करेंगे। आपको पता चले कि अगर आपको बिल्कुल ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको बताते चले कि रिव्यू पिटीशन क्या दायर हो चुकी है ताबिश, क्योंकि 2-4 नाम उनने कागजात जो है इस हवाले से शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराए हैं। बिल्कुल, देखिए हिलाल, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगभग दायर हो चुकी है। ANC की तरफ से हो चुकी है, JKPM की तरफ से हो चुकी है, उसके अलावा यूसुफ तारिक हमी साहब CPIM की तरफ से उनके एडवोकेट दायर कर रहे हैं। हमें खबर मिली है कि PDP की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की जा रही है, यानी कि तमाम जो मुख्तलिफ जमातें हैं जम्मू कश्मीर में, पॉलिटिकल जमातें हैं, उन सब की तरफ से रिव्यू पिटीशन फाइल की जा रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस रिव्यू पिटीशन के जरिए 370 और 35 पर एक बार फिर जज साहिबान से ये रिक्वेस्ट की जाए कि जो फैसला है वो पूरी तरह से गलत है। हालांकि रिव्यू पिटीशन फाइल करने के बाद मुजफ्फर शाह और डॉक्टर हुसैन बाहर निकल कर आए, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, कुछ देर के बाद उनको डॉकेट नंबर भी मिल जाएगा। और रिव्यू पिटीशन फाइल होने के बाद अब उन लोगों को उम्मीद है कि 370 और 35 के जिस केस की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उसमें यहाँ पर रिव्यू पिटीशन करने के बाद उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। हालांकि अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं हिलाल, तो हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 5 जजों की कोई बेंच हो, उसने फैसला दिया हो और रिव्यू के बाद उसको पलटा गया हो। आज तक 75 सालों के इतिहास में कभी भी ऐसा देखने के लिए मिला नहीं है। अलबत्ता 2 जजों की बेंच के रिव्यू पिटीशन के फैसले 2-3 बदले हुए जरूर देखने के लिए मिले हैं। वो भी उस जो केसेस हैं, बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिनमें बहुत ज्यादा डीपली छानबीन और जांच के बाद उन फैसलों में रिव्यू किया गया है। लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि 5 जजों की जो बेंच होती है उसमें 99.9% इस फाइल को डिसमिस कर दिया जाता है। देखिए, ओपन कोर्ट में कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। चैम्बर के अंदर तमाम जो जज साहिबान होते हैं वो उनके पास इस सब की फाइल पहुंच जाती है, वो उसके ऊपर अपना नोट लिख देते हैं। वो नोट सभी जज साहिबान की तरफ से सर्कुलेट बनकर एक जगह आ जाता है और उसके बाद उस पिटीशन पर लास्ट फैसला हो जाता है और उसका कोई एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाता है। इसमें जो पिटीशन फाइल करने वाले होते हैं उनको भी उनके बोलने का मौका या उनकी सुनवाई कुछ होती नहीं, क्योंकि ओपन कोर्ट में कुछ नहीं होता है, तो ऐसे में कुछ सुनवाई होने का सवाल ही नहीं होता है। आपने जो रिव्यू किया है उसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स पर वो खुद अपने आप रिव्यू लेते हैं, अपने आप उन पर अपने नोट्स लिखते हैं और उसके बाद वो नोट सर्कुलेट किए जाते हैं। अब इसमें सबसे अहम बात यह है क्योंकि जस्टिस कॉल रिटायर हो चुके हैं, तो 5 जजों की जो बेंच उसमें जस्टिस कॉल ने ये पूरा फैसले के दौरान वो भी मौजूद है, वो रिटायर हो चुके हैं। तो CJI ऑफ इंडिया एक जज को अपॉइंट कर देते हैं और उसके बाद वो 5 जज इस पूरे फैसले को एक बार रिव्यू करते हैं और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसमें कोई रिव्यू में फैसले को पलटा जाए, क्योंकि आज तक नहीं देखा गया है। बहरहाल पिटीशनर जो भी दिल्ली पहुंचे हैं उन सबका मानना यह है कि हमारी जो फाइल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। उसमें उन्होंने तमाम इस तरह के सवाल उठाए हैं जो उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं ताबिश उसी बेंच ने ये रिव्यू पिटीशन भी देखनी है, सुननी है, उस पर गौर करना है जिन्होंने ये फैसला दिया है। ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। क्या ये वही 5 जज हैं जिन्हें ये इस पर अब नजरसानी की जिन्हें दरखास्त की गई है? देखिए, 5 जज में से एक जज तो रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस कॉल, बाकी के 4 जज वही रहेंगे और जो 5वें जज होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनकी तरफ से एक जज और अपॉइंट कर दिया जाएगा। यानी जो रिटायर अगर जज कोई हो जाते हैं तो उनकी तरफ से एक और जज ले लिया जाता है पैनल में। जैसे कि ताबिश आपने खुद ही कहा, डिटेल्स में भी आपने बताया है कि
बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि जब किसी रिव्यू के दौरान किसी फैसले को पलटा गया हो। लेकिन जो पिटिशनर्स हैं उनके साथ आपकी बात हुई होगी, उनका क्या भरोसा है इस तरह की वो रिव्यू के लिए गए हैं? देखिए हिलाल, जहां तक मैं आपको बताऊं, क्योंकि जितने भी रिव्यू पिटिशनर्स यहां पर पहुंचे हैं उन सबका कहना यह है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही हैं और उन कमियों को लेकर के हम यहां पर पहुंचे हैं। वो हमने कोर्ट के सामने दोबारा रखी है कि ये जो हमारे सवाल हैं ये कहीं ना कहीं कमियां रही हैं और इन पर अब रिव्यू होना चाहिए। तो अलग अलग सबके सवाल है। हालांकि तमाम लोग अभी हमें सुप्रीम कोर्ट में मिले, सुप्रीम कोर्ट के अहाते पर हमें सब मिले और हमने उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी डिस्क्लोज करने के लिए तैयार नहीं था कि आखिर किस सवालों के तहत आपने रिव्यू किया है, कौन कौन से पॉइंट्स आपने उठाए हैं। बाकी सबका कहना यह था कि हमारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा मजबूत है और उम्मीद यह है कि रिव्यू में हमारे हक में फैसला आएगा। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है हिलाल, जिसमें यह कहा जाए कि 5 जजों की बेंच का कोई फैसला रिव्यू के दौरान पलटा गया हो या बदला गया हो या उसके अंदर कोई बदलाव किया गया हो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अलबत्ता 2 जजों की बेंच के फैसले हमने देखे जरूर हैं जिनमें कुछ बदलाव हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन 5 जजों की बेंच में कभी ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल ताबिश, चूंकि और फैसलों में मामलों में भी फर्क है और 370-35 का एक ऐसा मामला है कि जिसका न सिर्फ इंटरनल डायमेंशंस हैं बल्कि इसके एक्सटर्नल डायमेंशंस भी हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और मुकम्मल तफसीलात देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल हमें अपडेट कर रहे थे इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए कि जो आज पिटीशन दायर की गई है दरअसल रिव्यू पिटीशन है और रिव्यू पिटीशन जो है दायर की गई है और ताबिश का कहना है कि हिस्ट्री ऐसी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं जिन्होंने 11 दिसंबर के फैसले को लेकर कुछ कहा है, उनका क्या कुछ कहना है ताबिश कमाल ने उनके साथ भी बात की है। 5 जजों की बेंच का फैसला आज तक कभी बदला ही नहीं है। तो जब आज तक कभी नहीं बदला 75 साल में, तो इस बार 370 में बदल जाएगा, ये ऐसा संभव? थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए कि 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया, अब रिव्यू में क्या उससे ऊपर की बेंच में जाया जाता है या दोबारा से वही प्रोसेस शुरू किया जाता है? दोबारा से वही प्रोसेस किया जाता है। 5 जजों की बेंच का फैसला आ गया, उसका रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ। रिव्यू पिटीशन का मतलब कि कोर्ट, वो जो 5 जज हैं उनके सामने वो पिटीशन दोबारा जाएगी। सामान्यतया रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो जज जो है अपने चैम्बर में बैठ के वो पिटीशन पढ़ते हैं। उस पिटीशन को उनको ठीक लगती है तो उसको फिर कहते हैं ठीक है हम ओपन कोर्ट में हियरिंग करेंगे, अदरवाइज वहीं चैम्बर में से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि दोबारा इसकी फिर से ओपन हियरिंग होगी। ये चैम्बर में ही सुनवाई होगी और चैम्बर में ये डिसमिस हो जाएगी। इसका नेट रिजल्ट यही होने वाला है। इसके बाद कोई और कदम बचता है? फिर उसके बाद एक और भी कदम बचता है, क्यूरेटिव पिटीशन का बचता है। इसके बाद एक कदम और भी है, लेकिन मैंने फिर कहा ना, ये सब दिल बहलाने वाली बात है। 5 जजों की बेंच में आज तक न कभी रिव्यू सक्सेस हुआ है, न भी कभी क्यूरेटिव सक्सेस हुआ है। एक आध 2 केस हैं जहां 2 जजों की बेंच में रिव्यू सक्सेस हुआ है, अदरवाइज आज तक तो कभी हुआ ही नहीं है। 5 जज पूरी बैठते हैं। अच्छा, उन 5 जजों में से एक जज तो रिटायर हो गए हैं, तो क्या जो जज रिटायर हो उनकी जगह फिर नए जज आएंगे या क्या प्रोसेस रहेगा? हाँ, इसका प्रोसेस यही है कि अगर एक जज कोई रिटायर हो गए तो चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं कि उसमें और किस जज को इसको इंक्लूड किया जाए। क्योंकि जस्टिस कॉल रिटायर हो गए तो स्वाभाविक सी बात है इसकी सुनवाई के लिए एक दिन वो बेंच बनाएंगे और वो बेंच, मैंने कहा ना, इसकी ओपन कोर्ट में हियरिंग नहीं होती जैसे नॉर्मल हियरिंग होती है, चैम्बर में हो जाता है। चैम्बर में होती है। वो लंच के दौरान जब अपने घर चैम्बर में बैठते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद वो फाइलों को पढ़ते हैं। उनको कोई सब्सटेंशियल ग्राउंड मिलता है तब वो कहते हैं कि भाई ठीक है, इसमें ओपन कोर्ट की हियरिंग की जरूरत है। अदरवाइज वहीं चैम्बर में पढ़ के फाइल वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। भाई आप अगर रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं तो आपको 5 जजों की बेंच में जो जजमेंट में कोई कमी। चलिए, आपने देखा मारूफ वकील सुप्रीम कोर्ट के, उनका क्या कुछ कहना है कि हिस्ट्री ऐसी नहीं है और ये उनका कहना है कि लंच के दौरान भी इस केस को पढ़ा जा सकता है। जिस रिव्यू की हम बात कर रहे हैं ना, एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है और दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये शायर भी उन्होंने पढ़ा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कहते हैं? उमर अब्दुल्ला आज श्रीनगर के अंदर थे, उनसे भी ये सवाल पूछा गया, क्योंकि आज जब उन्होंने मीडिया के साथ बात की है तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि क्या आप दफा 370 को लेकर नजरसानी की दरख्वास्त करेंगे? तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर किसी ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर की है तो फिर हम गौर करेंगे कि क्या हम अपने आप को उस पिटीशन के साथ मुंसलिक करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वैसे अगर रिव्यू पिटीशन दायर हुई है तो उसका मतलब है कि प्रोसेस शुरू हो गया है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पहली जमात थी
जिसने 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर अपनी आवाज उठाई और केस दायर किया। ये उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला यही कहते हैं कि कुछ जमातें ऐसी भी हैं, नाम तो मुजफ्फर हुसैन बेग का दिया है उमर अब्दुल्ला साहब ने। उन्होंने कहा कि जब वजीर आजम के साथ मुलाकात होती है तो मुजफ्फर हुसैन बेग का एक नैरेटिव था, एक व्यू था, लेकिन जब मुजफ्फर हुसैन बेग दफा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए तो वहां पर दूसरा नजरिया था। उमर साहब क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनो। If one review petition is filed, then the case is being reviewed. Then we will take a view whether we associate ourselves with it or not. As long as the decision, as long as the judgment is being reviewed, or a petition is being filed for its review, then the process has started. Once the process starts, then it's fine. Please remember, even with the original challenge to 370, what they did on 5th August 2019, we were at the forefront of it. Others joined later. In fact, those parties that weren't even part of the original petition, even they came forward and argued their case. People like Muzaffar Beg Saab, who took a completely different view in the Prime Minister's all-party meeting, and then took a completely different view in the Supreme Court. So, I don't see why we have to decide now. We will take a decision going ahead, but as I said, so long as there is a party that is challenging the judgment of the Supreme Court, the process starts, then those of us who want to identify ourselves with it later. How do you see the growing differences between the Maldives and India? And now the Growing differences between Maldives and India. Maldives president now seek help from the Chinese counterpart. How do you see this relation between the Maldives and India? जहाँ तक मालदीव्स किस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना पसंद करती है वो मालदीव्स का अपना फैसला है, लेकिन जहाँ तक मालदीव्स के कुछ मिनिस्टरों ने हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सरासर गलत थे। जो यहाँ से इस मुल्क से जो टूरिस्ट जाते हैं, जो उनके बारे में कहा वो गलत है। चीन के साथ आपके ताल्लुकात जैसे भी हों वो ठीक है, लेकिन हमारे मतलब इस मुल्क के वजीर आजम या यहाँ से जो टूरिस्ट जाते हैं उनको इंसल्ट करना इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अच्छी बात है कि मालदीव्स की हुकूमत ने उन मिनिस्टरों को सस्पेंड किया और हिंदुस्तान के वजीर आजम से और हिंदुस्तान से माफी मांगी। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पड़ोसियों के साथ, क्योंकि ये वाजपेयी साहब ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। हमने बार बार जोर दिया है कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात जो हैं अच्छे रहने चाहिए, चाहे वो मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो। चलिए, मालदीव्स ने जो किया है, खासतौर पर वहां के 3 वज़रा ने, हमारे वजीर आजम यानी जो नरेंद्र मोदी से मुतलिक उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है। ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिर मुल्क हिंदुस्तान ने भी इस पर अपना रिएक्ट जाहिर किया है वो भी जायज था। नाज़रीन, बात करते हैं वादी कश्मीर की, क्योंकि 26 जनवरी यानी योम जुमूरिया की तकरीबात मुनक्कद होने जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 26 जनवरी से कबल ही सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाते हैं और आप विजुअल्स के अंदर भी देख सकते हैं। ये वादी कश्मीर के अलग अलग हिस्सों और खासतौर पर जो हसास मकामात हैं वहां की सूरत हाल है, जहां पर पुलिस CRPF जो है वो सड़कों पर होती हैं तैनात और उसके बाद लोगों की तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जाती है। जितने भी बाइक सवार हैं, गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनकी तलाशी भी ली जाती है और ये सब कुछ योमी जमहूरिया की तकरीबात से कबल की एक हमेशा की तरह एक कोशिश रहती है, एक अमल रहती है जिसमें किसी भी खतरे को टालते हुए फोर्सेस के जो एहलकार है वो अपनी तैनाती के दौरान ये तलाशी कार्रवाई करते हैं, लोगों से पूछगछ करते हैं ताकि 26 जनवरी की जो तकरीबात हैं वो खुश असलूबी से मुनक्कद हो जाए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अच्छाबल अनंतनाग की है, जहां से हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर ने ये विजुअल्स भेजे हैं और उन्होंने भी खुद क्या कुछ कहा है वो भी देखते हैं।
जम्मू जमुरा की पेश नज़र वादी के अतराफ अकनाफ में सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है। वही अगर हम अच्छा बल की बात करें तो यहाँ पे भी आज सिक्योरिटी को यहाँ पे अलर्ट पर रखा गया। फिलहाल जितनी भी यहाँ पे पैसेंजर गाड़ियाँ थी उनकी बारीक बीनी से तलाशी ली गई, डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जब भी यहाँ पे यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है तो पहले ही यहाँ पे सिक्योरिटी को, जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको मजबूत किया जा रहा है ताकि कोई अनटोवर्ड वाक़ा पेश ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट अकबर के साथ पीर मुजफ्फर, गुलिस्तान। नाज़रीन, कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि महकमा एग्रीकल्चर काफी मुतहरिक है और जगह जगह पर उनकी छापामारी की जो टीम है वो नमोदार हो जाती है। और सोपोर के अंदर भी हाल ही में जो जिला बारामूला के अंदर है वहां पर भी एक छापामारी के दौरान महकमे के जो एनफोर्समेंट विंग है उन्होंने एक जो नकली खाद का गोडाउन जो है वो जब्त किया है। और उसके बाद जो उस हवाले से या उस निस्बत से जो रेलिवेंट कार्रवाई थी वो भी फिर शुरू की गई है। लेकिन सोपोर फ्रूट ग्रोवर्स या सोपोर मंडी जो है उनकी जानिब से भी आज एक ऐलान किया गया है। सोपोर फ्रूट मंडी ने नकली खाद और पेस्टिसाइड से मुतल्लिक, यानी जो नकली खाद या नकली पेस्टिसाइड या अद्वियात जिसे कहते हैं, इत्तला देने वालों को 50,000 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। यानी अगर कोई भी इलाके से, किसी भी इलाके से भी कोई भी शख्स किसी गलत खाद बेचने वाले, नकली खाद बेचने वाले या नकली अद्वियात बेचने वाले के बारे में कोई मालूमात फराहम करे तो महकमे ने, या माफ कीजिएगा, तो मंडी ने, यानी सोपोर मंडी वालों ने यह ऐलान किया है कि वो उन्हें 50,000 रुपए इनाम के बतौर देंगे और उनका नाम मुखफ़े रखेंगे और फिर डिपार्टमेंटली कानून के तहत ऐसे मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4-5 सालों से हम कंटिन्यूसली गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गैर मारी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो मार्केट में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हाल ही में जो हमने सोपोर में भी फर्टिलाइजर पकड़े हैं तो उनको पुलिस ने FIR दिया है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सीधा हम गवर्नमेंट से बार बार ये कहते हैं इनके खिलाफ PSA लगना चाहिए। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि जो भी हमको इंफॉर्मेशन दे देगा, हमारे फोन नंबर उस तमाम ग्रोवरों के पास है, डीलरों के पास है, जिनके पास है तो हम 50,000 रुपए का इनाम रखते हैं जो भी हमको इंफॉर्मेशन दे देगा रिगार्डिंग गैर मारी पेस्टिसाइड्स, गैर मारी फर्टिलाइजर। और उनका नाम हम सारे आम नहीं लाएंगे, गुप्त रखेंगे उनका नाम। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इसमें मदद करें और जो भी किसी। इधर डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने आज चाडूरा जाकर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडूरा और क्रालपुरा का भी उन्होंने दौरा किया। अपने दौरा के दौरान उन्होंने यहां पर दस्तयाब तिबी सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान SDM चाडूरा डॉक्टर मुजबिल मकबूल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B चाडूरा के अलावा BMO चाडूरा और दीगर अफसरान भी उनकी हमरा थे। दौरे के दौरान उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चाडूरा में बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया और साथ ही पब्लिक हेल्थ सेंटर क्रालपुरा में तामीराती काम का भी उन्होंने जायजा लिया। आपको बताते चले कि पब्लिक हेल्थ सेंटर क्रालपुरा का काम सालों से पेंडिंग पड़ा था और उसका काम अब फिर से शुरू किया गया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कहा कि जल्द ही इसको लोगों के लिए वक्फ किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी जिला बडगाम में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का काम रुका हुआ है उनका काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। NTPHC कानेर हो, NTPHC हमारा मागाम में हो, NTPHC हमारा गुंडीपुरा का हो, उसके अलावा और भी 1-2 चून का हो NTPHC। अब हमारी फोकस जो है वो क्रालपुरा का जो NTPHC है जो सालों से पेंडिंग पड़ा है उसको फंक्शनल करने का है। आप देखेंगे इसमें कुछ लास्ट माइल कनेक्टिविटी का इश्यू था, तो पिछले 10-15 दिन पहले मैंने एक रिव्यू मीटिंग ली थी, काम आगे बढ़ गया है। होपफुली अगले 1 महीने में हम ये NTPHC भी फंक्शनल करके क्रालपुरा के लोगों को डेडिकेट कर सकेंगे ताकि वो अपने नजदीक जो एक हेल्थ सेंटर है, एक हेल्थ फैसिलिटी है, वहां पे अपनी हेल्थ सर्विसेज को ले सके। इससे पहले SDH चाडूरा गए थे, वहां पे भी कुछ अपग्रेडेशन, कुछ रिक्वायरमेंट्स, लिफ्ट की हो, हमारा एक OT का ब्लॉक बना हुआ है 2nd फ्लोर पे, उसको फंक्शनल करने की हो,
कुछ बाउंड्री वॉल की हो, कुछ पुरानी मशीन्स है उनको नया करने की हो, उसको भी अपग्रेड करेंगे और उसको भी अपग्रेड करके चाडोरा के लोगों को हम डेडिकेट करके ये कोशिश करेंगे। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, भी अमानिल्लाह।